नमस्कार। मैंने जैसे आपसे पिछले वीडियो में एक वादा किया था कि हम लोग G7 और G20 पर बातचीत करेंगे, एक चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं G7 पर। देखिए, किसी संगठन का उद्भव अकारण नहीं होता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं। लेकिन किन कारणों से G7 चर्चा में है वो पहले जानेंगे और फिर इसके इतिहास पर नज़र डालेंगे। G7 की अभी हाल ही में बैठक और 48वीं बैठक जर्मनी में हुई है। आल्प्स पहाड़ियों की घाटियों में स्थित एक बहुत खूबसूरत शहर स्लास एल्मो में इसका आयोजन हुआ और यहाँ दुनिया के 7 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बैठकर, शासनाध्यक्षों ने बैठकर अगले 1 साल का रोड मैप तैयार किया। चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में रहा कि रूस की इनकम को आधा करने का लक्ष्य रखा गया, खाद्य सुरक्षा पर बात की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया। ये सत्य है कि भारतीय प्रधानमंत्री अकेले इसमें आमंत्रित नहीं थे, इसमें और भी देश के लोग शामिल थे, जिनमें इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सेनेगल और साउथ अफ्रीका शामिल थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष इसमें सम्मिलित हुए। यहाँ पर जानना जरूरी है कि G7 में 7 देश, वे देश जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, विकसित देश हैं, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन सम्मिलित होता है। इस बार जब शामिल हुए तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों प्रेसिडेंट, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जो, इटली के पीएम मारियो ड्रैगियो, यूके के बोरिस जॉनसन, जिनके बाद अब ऋषि सुनक काफ़ी चर्चा में है, आप भी जानते हैं, और हम लोग हर भारतीय इंतजार कर रहा है कि वो फाइनल निर्णय आ जाए कि कब वो पीएम बनेंगे। तो आपको यूट्यूब पे एक लंबी श्रृंखला मिलेगी, कई यूट्यूबर उनके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। मैं खुद भी लाने का इच्छुक हूँ, लेकिन एक मोहर लग जाए। यूएसए जो बाइडेन और जापान के फोमियो कसीदा शामिल हुए। यहाँ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट भी शामिल हुए। इस तरह ये मीटिंग में G7 प्लस यूरोपियन यूनियन कहा जा सकता है। G7 प्लस यूरोपियन 7, G का अर्थ है ग्रुप, समूह। तो 7 देशों के समूह की ये मीटिंग शुरू हुई। अब प्रश्न उठता है कि ये 7 देश अस्तित्व में आए क्यों? ऐसा क्या था कि इनको अस्तित्व में आना पड़ा, एक मंच पर आना पड़ा? देखिए, इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर ना होती तो ये अस्तित्व में ना आते। 1967 के बाद से ही, या 65 को भी अगर हम एक विभाजक रेखा मान लें पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 65 के बाद ईरान में एक क्रांति प्रारंभ हुई और वो क्रांति थी माफ करिएगा, इस क्रांति में इस्लाम की शुद्धिकरण को लेकर, इस्लाम को आगे बढ़ाने को लेकर, क्योंकि पहलवानी वंश, जो पहलवानी वंश था ईरान का, उस पर भ्रष्टाचार के व्यापक आरोप लग रहे थे। लोगों ने इसका हल ढूंढा धर्म के शासन में और इसका नेतृत्व किया, इस रिवॉल्यूशन का, अयातुल्लाह खुरैनी ने। अयातुल्लाह साहब ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 67 में उन्होंने लीड करना शुरू किया और 78-79 आते आते ये राजवंश समाप्त हो गया। पहलवानी वंश का अंत हुआ और धार्मिक सर्वोच्चता के तहत यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित हुई। तो पहली घटना ईरान की मैंने आपको बताई। दूसरा, आपको भी पता है 1948 में फिलिस्तीन और इजराइल नाम के 2 देश आए और ये अपने जन्म के साथ ही एक घाव के रूप में जन्मे, जहाँ से बराबर रक्त रिश्ता रहता है। कभी न कभी न चाहते हुए भी भीषण आपको बमबारी, रॉकेट लॉन्चर्स का प्रयोग देखने को मिल ही जाता है। फिलिस्तीन का गढ़ हमास का क्षेत्र है
इजराइल के विरुद्ध, क्योंकि उसने फिलिस्तीन जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया है, तो अगल बगल उसके चारों तरफ अरब जगत के फैले हुए मुस्लिम बाहुल देश हैं, मुस्लिम सत्ता को मानने वाले, राष्ट्र धर्म को मानने वाले देश हैं। ऐसे ही 3 देशों ने 1967 में एक संगठन बनाकर आक्रमण किया इजराइल पर, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेकिन इजराइल ने इस संगठन को भी धूल चटा दी। अब अरब जगत के लिए ये पूरा एक सदमे से कम नहीं था, तो उन्होंने 1973 में पूरे अरब जगत ने मिलकर अक्टूबर माह में आक्रमण किया इजराइल पर। इसे रमज़ान का युद्ध भी कहते हैं, लेकिन विश्व इतिहास में से योम किप्योर का युद्ध कहते हैं, योम किप्पोर का युद्ध कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। योम किप्पोर का युद्ध 1973 में लड़ा गया इजराइल और अरब जगत के बीच। बहुत से लोग इसे चौथा इजराइल और यूरोप युद्ध कहते हैं, सॉरी, इजराइल और अरब जगत का युद्ध कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? आपने देखा ईरान में काफ़ी तनातनी का माहौल, इधर अरब जगत बनाम इजराइल का युद्ध। इसी समय 1971 में भारत में भी हलचल तेज थी, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था। भोला नाम की एक आंधी ने बंगाल में तबाही मचा रखी थी। मतलब पूरी दुनिया में कुछ न कुछ घटित हो रहा था, खासतौर से अरब जगत पर ज़्यादा संकट था। परिणाम स्वरूप तेल का आयात रुक गया था। किसके लिए? पश्चिमी जगत के लिए। अरब जगत से जो तेल आयात किया जाता था वो अब हो नहीं पा रहा था। तेल आयात ना होने के कारण एक आर्थिक मंदी की स्थिति आई। देखिए, आर्थिक मंदी से निकलने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप उत्पादन को बढ़ोतरी दीजिए, रचनात्मक कार्य करिए, या तो फिर युद्ध में संलिप्त हो जाइए। पूरी दुनिया में इस समय युद्ध के बादल से मंडराने लगे थे। इसी बीच अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी वित्त सचिव जॉर्ज सुल्तेज ने 5 देशों के वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया, और जो व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में मिले। ये 5 कौन कौन थे? याद रखेंगे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूएसए। ये 5 देशों के वित्त सचिव या वित्त मंत्री व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में मिलकर एक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि इसकी चर्चा 1974-5 में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक तौर पर की गई। लेकिन जब ये 5 देश बैठे तो इसे लाइब्रेरी ग्रुप कहा गया। याद रखेंगे, G7 से जुड़ा है लाइब्रेरी ग्रुप। और इन 5 देशों की ही उस संरचना पर कि आर्थिक मंदी से निकलने के लिए हम लोग मिलकर काम करें, छोटे और विकासशील या अल्प विकसित देशों में रचनात्मक कार्य करें, जिससे फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत हो, खरीदारी बढ़े, अर्थात जो मंदी के कारण खरीदारी या उत्पादन की श्रृंखला प्रभावित हो रही है उसे एक नई दिशा दें। परिणाम स्वरूप विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को जब इसमें जोड़ेंगे तो नया बाजार क्रिएट होगा। इस योजना के तहत G5 के रूप में पहले इसकी शुरुआत हुई। कनाडा ने इसे G6 और जापान ने इसे G7 का नाम दिया। 1975 में ये अपने अस्तित्व में आया और 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो गया। देखिए, 1991 में रूस के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, जिन्होंने काफ़ी सुधार करने की बात कही थी, मिखाइल गोर्बाचोव, उनको इसमें डायलॉग पार्टनर के तौर पर बुलाया गया। काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय 91 में साम्यवादी व्यवस्था के तहत धीरे धीरे, या कह सकते हैं उस कगार पर रसिया पहुंच सका था जहां आर्थिक खजाने खाली हो चुके थे। अब उसे भी पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने 2 नीतियां, आप भी जानते हैं, पारदर्शी और खुलापन अपनाकर
रसिया या सोवियत संघ को टूटने के मार्ग खोल दिए। मिखाइल गोर्बाचोव को आमंत्रित किया गया, वो काफ़ी प्रभावित हुए और वो सारी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई उसकी शुरुआत हुई। रसिया जब नए क्लेवर में आया 1992 के बाद, तो उसको फिर शामिल करने की बात शुरू हुई। 1998 में रसिया को G7 में शामिल करते ही G8 बन गया। रसिया और अमेरिका पहली बार एक ऐसे संगठन पर सामने आए, एक ऐसे मंच पर सामने आए जो आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ था। इससे पहले आप भी जानते हैं नाटो, वर्साए, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी संगठन के तौर पर बनाए जा रहे थे। नाटो जहां अमेरिका के नेतृत्व में था, वहीं वर्सा पैक्ट के तहत रसिया लीड कर रहा था। स्थिति 2014 में तब खराब हुई जब यूक्रेन से क्रीमिया रसिया ने छीन लिया। परिणाम स्वरूप विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति इसे स्वीकार करते हुए G7 ने रसिया को बाहर कर दिया। अब फिर से G8 से G7 बन गया। G7 मतलब 7 देशों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि रसिया की सोच अभी बदली नहीं है और उसे बाहर कर फिर से G7 अस्तित्व में आया। इस बार जब भारत को इसमें बुलाया गया तो भारत को 2 सेशन पर अपने बात रखनी थी। एक, पर्यावरण संरक्षण, बेहतर भविष्य, जलवायु और ऊर्जा संरक्षण पर। दूसरा, खाद्य सुरक्षा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपने विचार रखे और जो डिक्लेरेशन हुई उसमें इन चीज़ों का समावेश भी किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा कि इसमें $600 अरब का एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई। वास्तव में ये चीन के BRI प्रोजेक्ट को रोकने का प्लान है। BRI प्रोजेक्ट का निगेटिव सेंस हम लोग श्रीलंका में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं और ऐसी कल्पना है कि दुनिया के 5 अन्य देशों में भी इसका जल्द ही असर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इसके असर आएंगे मैं आपको उससे अवगत कराता रहूँगा। G7 अब जरा गौर से समझ लें, जर्मनी में ये पहली बार नहीं हो रहा है। जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक रसिया के प्रभाव में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी देशों के प्रभाव में पश्चिमी जर्मनी के रूप में अस्तित्व में आया। यहां पर 1948, 1985, 1992, 1999, 2007, 2015 और 2022 में समिट हो चुकी हैं। मतलब 1948, 1985, 1992, जैसे ही 91 में बर्लिन की दीवार गिरी उसके ठीक बाद 1992 में फिर से समिट हुई। 1999, 2007, 2015 और 2022 में यहाँ समिट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे केयरफुली समझा होगा और समझ पाए होंगे। मैं इसमें BRI का जो अपना वीडियो है, बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव का, चाइना का जो प्रोजेक्ट है, उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इन दोनों वीडियो को कनेक्ट करके समझ सकें कि G7 ने क्या किया। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें। जर्मनी में इसकी मीटिंग हुई है, जर्मनी इसका मेजबान है। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता G7 का। जिस देश में यह आयोजित होता है उसका विदेश मंत्रालय ही उसके सारे दस्तावेज और आगे की सूचनाएं प्रेषित करता है, अर्थात वो हेडक्वार्टर का कार्य करता है। साथ ही साथ इसे लाइब्रेरियन ग्रुप के नाम से भी जानते थे। G5 भी कहा गया, फिर G6 और G7, अंत में G8 तक ये गया और फिर से 2014 में रसिया को बाहर करने के बाद G7 में परिवर्तित हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें आमंत्रित किया गया था, भारत को आमंत्रित किया गया था। ये बड़ी बात थी, इसलिए चर्चा में भी रहा G7। भारत ने 2 मुद्दों पर अपनी बात रखी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण और दूसरा खाद्य सुरक्षा पर। साथ ही साथ $600 अरब का एक पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा गया जो पूरी दुनिया में विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए होगा। इसी के तहत ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस प्रोग्राम की घोषणा की गई है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे BRI वीडियो में किया है।
मुझे उम्मीद है कि आपने G7 को बहुत केयरफुली समझा होगा, उसे नोट्स बनाए होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सार्थक एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहां से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत पेट के एग्ज़ाम की तैयारी के कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी लेंगे। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।